हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा विषय है प्लेटो का साम्यवाद। इससे पहले लेक्चर में आपको प्लेटो के साम्यवाद के बारे में बताया था। आज हम साम्यवाद की विशेषताएं और प्लेटो के साम्यवाद की आलोचना के बारे में देखेंगे। सबसे पहले है प्लेटो के साम्यवाद की विशेषताएं। पहली विशेषता है साम्यवाद साध्य नहीं साधन है। प्लेटो का ये साम्यवाद साध्य नहीं साधन है, लक्ष्य नहीं है, ये किसी और लक्ष्य की पूर्ति का साधन है और वो लक्ष्य है न्याय। यानी प्लेटो अपने समाज में न्याय की स्थापना करना चाहता था और इस न्याय की स्थापना के लिए एक साधन के रूप में प्लेटो ने इसे अपनाया है। नेक्स्ट है अर्ध साम्यवाद। प्लेटो का यह साम्यवाद अर्ध साम्यवाद है, यानी ये पूरे समाज पर लागू नहीं होता। समाज में छोटे वर्ग यानी अभिभावक वर्ग को, जिसमें हम शासक और सैनिक वर्ग को शामिल करते हैं, उनके लिए ही प्लेटो ने यह साम्यवाद की अवधारणा दी है। वह अपने समाज के एक बड़े वर्ग को, जिसे हम उत्पादक वर्ग कहते हैं, साम्यवाद को मान्यता नहीं देता है। तीसरा है राजनीतिक सत्ता और आर्थिक सत्ता का पूर्ण विभाजन। प्लेटो राजनीतिक सत्ता और आर्थिक सत्ता का पूर्ण विभाजन करता है, यानी वह अपने अभिभावक वर्ग को राजनीतिक अधिकार तो देता है लेकिन आर्थिक अधिकार प्रदान नहीं करता। अपने उत्पादक वर्ग को आर्थिक आधार अधिकार तो देता है लेकिन उन्हें राजनीतिक शक्ति नहीं देती, क्योंकि प्लेटो का यह मानना था कि राजनीतिक सत्ता और आर्थिक सत्ता अगर दोनों ही एक वर्ग के हाथ में अधीन हो जाती हैं तो जो व्यवस्था है वो सही रूप में नहीं चल पाती। और राजनीतिक सत्ता और आर्थिक सत्ता अगर शासक वर्ग के हाथ में है तो शासक वर्ग तानाशाह बन जाता है। इसलिए उसने राजनीतिक सत्ता शासक वर्ग को दी और आर्थिक सत्ता उत्पादक वर्ग को। नेक्स्ट है राज्य में एकता की स्थापना के लिए प्लेटो अपने राज्य को एकीकृत राज्य बना देना चाहता था। किसी भी तरह के विभाजन को वो स्वीकार नहीं कर रहा था। अपने राज्य को एकीकृत करने के उद्देश्य से प्लेटो ने यह साम्यवाद दिया है। नेक्स्ट है स्त्रियों का उद्धार। प्लेटो अपने समाज में स्त्रियों का उद्धार करना चाहता था। वो चाहता था कि जो स्त्रियां हैं उन्हें राज्य में कार्य करने का मौका मिले, वे भी शासक बने, सैनिक बने और उनका कार्यक्षेत्र केवल घर ना हो। इसी उद्देश्य से उसने स्थायी विवाह का उन्मूलन करके, परिवार का उन्मूलन करके स्थायी विवाह को मान्यता न देते हुए अस्थायी विवाह को मान्यता दी। नेक्स्ट विशेषता है उत्तम संतान की प्राप्ति। प्लेटो यह मानता था कि जो स्थायी विवाह होते हैं वे कई बार विवेकहीन पुरुष का विवाह विवेक संपन्न स्त्री से हो जाता है या विवेक संपन्न स्त्री का विवाह विवेक संपन्न पुरुष से हो जाता है, और ऐसे समय में जो संतान है वो श्रेष्ठ संतान नहीं होती। तो समाज में उत्तम संतान तभी हो सकती है जब अस्थायी विवाह विवेक संपन्न शासक का शासक स्त्रियों के साथ ही विवाह हो। उससे प्लेटो मानते थे कि उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। नेक्स्ट है निष्पक्षता के लिए। प्लेटो अपने अभिभावक वर्ग को निष्पक्ष बनाना चाहता था। वो चाहता था कि उसका अभिभावक वर्ग निष्पक्ष हो, पक्षपातपूर्ण नीति को वो ना अपनाए, और इसी उद्देश्य से उसने यह साम्यवाद किया। यह उसकी विशेषता है साम्यवाद की। और वो यह मानता है कि जो शासक स्त्रियां और पुरुष हैं उनको पता नहीं होगा कि उनकी संतान कौन है, संतान को पता नहीं होगा कि उनके माता पिता कौन है। इस तरह से ये हैं प्लेटो के साम्यवाद की विशेषताएं। नेक्स्ट है प्लेटो के साम्यवाद की आलोचना। पहली आलोचना है अर्ध साम्यवाद। अधूरा साम्यवाद है, पूर्ण साम्यवाद नहीं है, क्योंकि वह समाज के केवल उत्पादक वर्ग के केवल अभिभावक वर्ग के लिए इस साम्यवाद की व्यवस्था करता है और उत्पादक वर्ग को इससे वंचित करता है। नेक्स्ट है अव्यावहारिक और अमनोवैज्ञानिक। प्लेटो का यह साम्यवाद अव्यावहारिक और अमनोवैज्ञानिक है। क्यों है अव्यावहारिक और अमनोवैज्ञानिक? हम अपनी मानसिक स्थिति के आधार पर कहते हैं कि परिवार हमारे लिए आवश्यक है। हम अपने परिवार से बहुत लंबे समय दूर नहीं रह सकते। तो हमारी जो मानसिक स्थिति है या हमारे व्यक्तित्व का पूर्ण विकास परिवार में रहकर ही होता है, और उसने अपने अभिभावक वर्ग को परिवार से वंचित कर दिया है, इसलिए अव्यावहारिक और अमनोवैज्ञानिक है। साथ ही संपत्ति भी व्यक्ति के लिए प्रेरणा देती है और इससे भी वह अपने अभिभावक वर्ग को वंचित करता है, तो ये स्थिति भी अनुचित मानी जाती है। नेक्स्ट है प्रजातंत्र विरोधी। प्रजातंत्र विरोधी है प्लेटो, क्योंकि प्लेटो अपने
अभिभावक वर्ग को, जो सीमित वर्ग है, केवल उसके लिए साम्यवाद की व्यवस्था करता है। समाज के एक बड़े वर्ग को वह इससे वंचित करता है। नेक्स्ट है अप्राकृतिक। अप्राकृतिक है क्योंकि मानव की जो प्रकृति है वह इस प्रकार की है कि वह सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहता है और संपत्ति और परिवार के बिना या संपत्ति और परिवार से वंचित करना प्रकृति के विरुद्ध है, इसीलिए हम इसे अनुचित मान सकते हैं। नेक्स्ट है नैतिक गुणों का पतन। व्यक्ति के नैतिक गुणों का विकास परिवार में रहकर ही होता है, जैसे बड़ों का आदर करना, छोटों के प्रति प्रेम करना, सहनशीलता को अपनाना, त्याग करना। ये जो नैतिक गुण हैं यह व्यक्ति परिवार में रहकर ही सीखता है। और चूंकि प्लेटो परिवार को ही खत्म कर देता है तो व्यक्ति में ये नैतिक गुण कहाँ से आएंगे, यानी कि वो इन नैतिक गुणों से अपने लोगों को वंचित कर देता है। तो यह स्थिति भी अनुचित है, क्योंकि नैतिक गुणों से संपन्न व्यक्ति ही एक अच्छे राज्य का निर्माण करते हैं, और जब व्यक्ति में नैतिक गुण ही नहीं होंगे तो वे अच्छे राज्य का निर्माण कैसे कर पाएंगे। नेक्स्ट है प्लेटो के अस्थायी विवाह की योजना अव्यावहारिक। अव्यावहारिक है प्लेटो के अस्थायी विवाह की योजना, क्योंकि व्यावहारिक दृष्टि से हम यह मानते हैं कि विवाह एक स्थायी संबंध है। पति पत्नी, माता पिता और संतान, इनसे मिलकर परिवार बनता है और परिवार जीवन भर का समझौता है, आजीवन होता है। इस स्थिति को खत्म करना अनुचित है। स्त्री पुरुष के स्वभाव में भिन्नता। प्रकृति ने स्त्री और पुरुष को अलग बनाया है। स्वभावतः स्त्रियों का स्वभाव कोमल होता है, उनमें पुरुषों के मुकाबले दया की भावना अधिक होती है। तो ये जो स्त्रियों का स्वभाव है ये बेसिक रूप से ही पुरुषों से कहीं ना कहीं विलग होता है और इसे प्रकृति ने बनाया है। हम ये नहीं कह सकते कि उनमें विवेक कम है या साहस कम है, ये सब कुछ है, लेकिन प्रकृति से ही स्वाभाविक विभिन्नता पाई जाती है और इस भिन्नता को प्लेटो ने नज़रअंदाज किया है, यह अनुचित है। नेक्स्ट है न्याय सिद्धांत के विपरीत। न्याय सिद्धांत में प्लेटो कहता है कि जैसा व्यक्ति का स्वभाव है वैसा वो कार्य करे, और यहाँ उसने न्याय सिद्धांत के विपरीत काम किया है, यह स्थिति गलत है। नेक्स्ट है अविश्वास का प्रतीक। ये भी हम आलोचना करते हैं कि प्लेटो का साम्यवाद अविश्वास का प्रतीक है। प्लेटो को शायद अपनी शिक्षा पर विश्वास नहीं था कि इतनी लंबी शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो एक ऐसा शासक बनाएगा जो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाएगा। तो अपनी शिक्षा पर उसे विश्वास नहीं था, इसीलिए उसने इस नीति को अपनाया। अनावश्यक। आदर्श राज्य की स्थापना तो नैतिकता अपनाकर हो सकती है, उसके लिए साम्यवाद कोई ज़रूरी नहीं है। नैतिकता के माध्यम से हम स्थापना कर सकते हैं एक आदर्श समाज की। साम्यवाद के माध्यम से आदर्श समाज स्थापित होगा यह आवश्यक नहीं है, तो इस रूप में हम उसे अनावश्यक मान सकते हैं। नेक्स्ट है अराजकता। प्लेटो का यह साम्यवाद अराजकता ला सकता है। हो सकता है कि एक ही स्त्री को पाने के लिए कई पुरुषों के बीच संघर्ष की स्थिति आ जाए, और अगर ऐसा होता है तो समाज में संघर्ष की स्थिति आएगी, और जिस समाज में संघर्ष होगा वह समाज कभी भी आदर्शवादी समाज नहीं बन सकता। इस तरह से कुल मिलाकर ये कुछ कमियां हम प्लेटो के साम्यवाद में देखते हैं, और इन्हीं कमियों के आधार पर हम प्लेटो के साम्यवाद को नकार सकते हैं। धन्यवाद।